Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, today we will be starting our next topic, that is DNA replication. We have done in detail the structure of DNA, the types of DNA, and today we will be doing DNA replication. Now what is meant by the term replication? Replication means to form replica, to form carbon copies. So when the DNA is forming its carbon copies, when it is forming its replicas, that is known as DNA replication. So जब DNA अपनी कार्बन कॉपीज फॉर्म करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। अब DNA अपने आप को रेप्लिकेट क्यों कर रहा है? आइदर द सेल दैट इज गोइंग टू डिवाइड इटसेल्फ। तो जब भी सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, वी ऑल नो दैट सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज माइटोसिस एंड अनदर इज मियोसिस। तो जब भी सेल ने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो उससे पहले एक प्रेपरेटरी फेज होता है। जैसे घर में अगर हमने मैरिज रखी है तो उससे पहले 2 मंथ्स हम काफी तैयारी करते हैं मैरिज की। तो इसी तरीके से व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, तो सेल ने भी कई तैयारियां करनी है, कई प्रिपरेशंस करनी है। सेल ने अपने साइज को डबल करना है, सेल ने अपने ऑर्गेनालीज को डबल करना है, सेल ने अपना डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हर एक कंटेंट को डबल करना है, ताकि जो दो डॉटर सेल्स बने उनके अंदर जो मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सेल रेप्लिकेट इसलिए कर रहा है बिकॉज द सेल इज गोइंग टू डिवाइड इटसेल्फ। तो बच्चों, जो सेल डिवीजन होती है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो उससे पहले का जो फेज होता है स्टूडेंट्स, दिस वन G1S प्लस G2 फेज, दैट इज एक्चुअली व्हाट? इंटरफेज। तो ये जो प्रेपरेटरी फेज होता है बिफोर द सेल डिवीजन, दैट इज नोन एज इंटरफेज। इंटरफेज स्टूडेंट्स द लॉन्गेस्ट फेज है। इवन सेल डिवीजन में उतना टाइम नहीं लगता जितना इंटरफेज में टाइम जो है वो लगता है। और इस इंटरफेज में 3 स्टेप्स होते हैं जो हमने क्लास 1 में भी स्टडी किए हैं स्टूडेंट्स, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो S फेज है इसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? सिंथेटिक फेज। और ये जो फेज है, इस फेज में डीएनए अपने आप को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? रेप्लिकेट कर रहा है। जबकि G1 और जो G2 फेज है उसमें आरएनए और प्रोटीन्स अपने आप को क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। तो अगर ये तुमसे पूछा जाता है कि डीएनए किस फेज में रेप्लिकेट कर रहा है, सो यू विल हैव टू टेल इट रेप्लिकेट्स इन S फेज, दैट इज द सिंथेटिक फेज ऑफ द इंटरफेज। नाउ व्हाट आर द वेरियस मटेरियल्स, ये हमने डिटेल में स्टडी करना है इन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बट इससे पहले बताती हूँ भी डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। देखो, अगर डीएनए ने अपनी कॉपी बनानी है तो डीएनए ने अपने ऊपर अपनी कॉपी जो है वो फॉर्म करनी है। सो डीएनए टेम्पलेट, डीएनए खुद प्लेटफॉर्म एक्ट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर कॉपीज। तो पहली चीज क्या है? हमें डीएनए टेम्पलेट चाहिए। दूसरी चीज क्या है? रॉ मटेरियल्स। एक डीएनए स्ट्रैंड तो पेरेंटल है और उसके ऊपर अगर एक नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, तो वो जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा स्टूडेंट्स, हमने किया है कि डीएनए किसका बना हुआ है? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ये क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं जिन्होंने जुड़ के क्या बनानी है? डीएनए की चेन बनानी है। तो डीएनए टेम्पलेट पहला रॉ मटेरियल है जो रिक्वायर्ड है। दूसरा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, बिकॉज इन्होंने ही ज्वाइन करके लॉन्ग डीएनए चेन फॉर्म करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डीएनए की रेप्लिकेशन में हम स्टडी करेंगे नंबर ऑफ एंजाइम्स दे आर रिक्वायर्ड एंड वी विल डू ऑल ऑफ दीज एंजाइम्स इन डिटेल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो डीएनए पॉलीमरेज है, बिकॉज उसी ने पॉलीमराइजेशन करनी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, ताकि एक नई डीएनए चेन बने। But DNA polymerase के अलावा several other enzymes, proteins and ions they are required, which we will do in the mechanism of DNA replication. अब students, जो DNA की replication है according to Watson और Crick model, हमने Watson और Crick model बड़े डिटेल में किया है। तो according to Watson and Crick model, DNA की जो replication है student, that is semi conservative. Semi means half,
कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्व्ड हुआ है। तो तुम देख रहे हो कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है तो ये दोनों क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, और जब इन्होंने अपनी डॉटर कॉपीज जो है वो बनाई है तो तुम देख रहे हो कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है, व्हाइट वन, दिस स्ट्रैंड इज पेरेंटल, एंड वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड न्यू, वन स्ट्रैंड इज पेरेंटल and one strand is formed new. This is known as semi-conservative DNA replication. तो semi-conservative DNA replication क्या कहती है कि when the DNA is replicating itself, then in the daughter copies, one DNA strand is parental, whereas the one DNA strand that is synthesized new. So half is conserved and half is formed new. This is known as semi-conservative DNA replication, and this was discovered by Matthew Michelson and Franklin Stehel. So let us discuss the DNA replication in detail. So students, let us start with a detailed study of DNA replication. The process of synthesis of DNA, that is known as replication of DNA. And the DNA replication is semi-conservative because in the daughter DNA molecule, one strand is parental whereas the one strand is synthesized new. Actually, the DNA replication, it is of three types: conservative, random dispersive, and third one, semi-conservative. In conservative, we can see in the diagram that the parental strands, they are conserved, both are conserved, whereas two strands, they are synthesized new. Random dispersive में students जो parental strands हैं, they are fragmented, and from that fragments the daughter strands, they are synthesized. Whereas in semi-conservative, which is also there in your syllabus, we can see that in the daughter DNA molecule, one strand is parental, the green one, and the one strand that is synthesized new. So the experimental evidence of semi-conservative mode of DNA replication that was given by Michelson and Stehel in the year 1958 while they were experimenting on Escherichia coli, E. coli, which is a bacteria. So Michelson और Stehel ने students E. coli को grow किया for many generations on heavy nitrogen. Heavy nitrogen means N15 nitrogen. On N15 nitrogen. N15 nitrogen student radio isotope है normal nitrogen का. So isotopes क्या होते हैं? When the atomic number is same and mass number is different. तो जितनी भी टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे डिटेक्ट करना होता है किसी स्टेप को या किसी प्रोसेस को, तो वहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं, स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव फॉर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. सो इसी तरीके से मिसेल्सन और स्टेहेल ने ई कोलाई को ग्रो किया फॉर मैनी जनरेशन्स ऑन N15 नाइट्रोजन, ताकि उसके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो N15 हो जाएं. बोथ स्ट्रैंड्स दे बिकम N15. Now what they did, now they shifted this E. coli which is having both these strands N15 to N14 medium. अब इन्होंने इसको शिफ्ट किया ऑन अमोनियम क्लोराइड एंड दैट अमोनियम क्लोराइड इज कंटेनिंग नॉर्मल नाइट्रोजन ओनली फॉर वन जनरेशन, दैट इज फॉर 20 मिनट्स. हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करती है इन 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स में 2 to 4, फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में 4 to 8 एंड देन इट इज़ मल्टीप्लाइंग. सो जनरेशन टाइम जो है बैक्टीरिया का वो 20 मिनट्स का है. तो मिसेल्सन और स्टेहेल ने इस हैवी डीएनए को ऑफ ई कोलाई इसको शिफ्ट किया ऑन N14 मीडियम ओनली फॉर 20 मिनट्स और फिर डीएनए को सेपरेट किया गया और उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की गई. तो आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने देखा कि आफ्टर वन जनरेशन टाइम व्हाट दे नोटिस दैट इन दी डॉटर progeny one strand was 15 and one strand was 14. Again one strand was 15 and one strand was 14. So ये जो DNA था that was intermediate.
इंटरमीडिएट इन डेंसिटी, तो ये जो स्टूडेंट्स डीएनए को सेपरेट कैसे किया जा रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जब पहले हैवी डीएनए को सेपरेट किया गया तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या थे, रेडियो एक्टिव थे, तो वो सेडिमेंट होगा नीचे की तरफ एट लोअर लेवल। दिस इज हैवी डीएनए विद बोथ दी स्ट्रैंड्स रेडियोएक्टिव। तो आफ्टर वन जनरेशन व्हाट दे नोटिस कि जो डीएनए ऑब्टेन हुआ दैट वाज ऑफ इंटरमीडिएट वन। वाई? बिकॉज वन स्ट्रैंड was 15 and one strand was 14, so it was of intermediate density. अगेन फिर उसको उन्होंने 20 मिनट्स के लिए रखा। सो आफ्टर 20 मिनट्स व्हाट दे नोटिस्ड दैट 50% ऑफ द daughter DNA molecule that was of light density, because both these strands they are now N14 and 14, और जो 50% डॉटर जो डीएनए स्ट्रैंड्स थे दे वर ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी। वाई? बिकॉज वन स्ट्रैंड वॉज N15 एंड वन स्ट्रैंड वॉज N14। तो जब ये दोनों स्ट्रैंड्स स्टूडेंट्स डीएनए के सेपरेट हो रहे हैं, ये N15 है, तो एक N15 के ऊपर N14 बना, दूसरे N15 के ऊपर N14 फॉर्म्ड हुआ, तो इंटरमीडिएट डेंसिटी के हो गए। वन स्ट्रैंड वॉज N15 एंड वन स्ट्रैंड वॉज N14। और अगेन जब ये इनके ऊपर जब व्हेन दे आर रेप्लिकेटिंग तो अगेन दे आर एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, इनके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। सो इस तरीके से 50% डीएनए जो है वो लाइट बने और 50% डीएनए इंटरमीडिएट डेंसिटी के बने। तो ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मिसेल्सन और स्टेहेल ने, इससे प्रूव हो गया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। वन डीएनए स्ट्रैंड इज ऑलवेज पेरेंटल and one strand that is synthesized new. So this was all about the experimental evidence of semi-conservative mode of DNA replication, which was explained by Michelson and Stahel while they were experimenting on E. coli. Now what are the requirements for replication? As I've just told you that substrates, template and enzymes, these are the major requirements for replication. Now DNA, देखो DNA strand जो है that is acting as a template. पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड फॉर्म्ड हो रहा है, सो द DNA is itself acting as a template, ताकि इसके ऊपर नया डॉटर DNA स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म्ड हो सके। इट मीन्स DNA स्ट्रैंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इट्स कॉपीज। सेकेंड है स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल्स। तो ये रॉ मटेरियल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स, दीज आर दी रॉ मटेरियल्स, बिकॉज इन्होंने ही ज्वाइन होके लॉन्ग डीएनए चेन फॉर्म्ड करनी है। बट ये स्टूडेंट्स जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म इन दी मोनोफॉस्फेट्स फॉर्म, like this is in its monophosphate form. Similarly the guanine that is also in its monophosphate form. So जब डीएनए रेप्लिकेशन होनी है स्टूडेंट्स तो ये जितनी भी मोनोफॉस्फेट्स फॉर्म हैं ये अपनी ट्राईफॉस्फेट्स फॉर्म मतलब ये अपने आप को एक्टिवेट करेंगी, और इनकी एक्टिवेशन के लिए स्टूडेंट्स एटीपी रिक्वायर्ड है और एंजाइम रिक्वायर्ड है फॉस्फोराइलेज। सो विद द हेल्प ऑफ ATP and with the help of the enzyme phosphorylase, जितने भी monophosphates forms हैं they will be converted into their triphosphates form. So all of these deoxyribonucleoside triphosphates they are acting as the raw materials जिससे कि नई DNA chain formed होनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दीज एंजाइम्स। द इम्पॉर्टेंट वन आर हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, ligase, topoisomerase. So a number of enzymes they are required. So these are the various enzymes. Helicase जो कि डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड कर रही है, प्राइमेज है, टोपोआइसोमरेज है, पॉलीमरेज है, लाइगेज है,
So these are a number of enzymes which are required for DNA replication. And this DNA polymerase, it is of 3 types in prokaryotes, whereas it is of 5 type in case of eukaryotes. And in case of prokaryotes, if we can see जो major enzyme है, that is the third one, and in case of eukaryotes, it is the delta form of DNA polymerase जो कि polymerization का काम कर रही है. बाकी जो enzymes हैं उनके भी functions हैं, but जो third form है DNA polymerase की और जो ये थीटा फॉर्म है या डेल्टा फॉर्म है DNA polymerase की, this is doing the function of DNA polymerization. ये DNA की long chain formed करने में important role play करती है. So students, these are the various steps of DNA replication which we will discuss one by one. So first जो step है students, that is the initiation of replication. और ये जो initiation है replication का, that is in case of prokaryotes की अगर बात की जाती है तो in case of prokaryotes there is single ORI, origin of replication. There is single origin of replication in case of prokaryotes. जबकि हम यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स में there are many ORI, there is many points from where the replication will starts. So इसीलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स में there are multiple origins and the space between these two adjacent origins that is known as replicon. So eukaryotes में there are many ORI, whereas in prokaryote there is single ORI. And जो replication है students, whether it is a prokaryote or it is a eukaryote, it is always in both directions. This is known as bidirectional replication. सो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों के केस में स्टूडेंट्स जो रेप्लिकेशन है दैट टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस. सो दिस इज नोन एज बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन. नाउ सबसे पहला जो इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. और अनवाइंडिंग में स्टूडेंट दिस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेलिकेज. देखो ये एंजाइम दिखाया गया है. दिस इज़ जस्ट लाइक अ जिपर और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को स्टूडेंट्स देखो अनवाइंड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. बिकॉज अगर डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनना है तो उसके लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का सेपरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्ट्रैंड के ऊपर तो नया स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्म्ड होगा. सो ये हेलिकेज एंजाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करने में. अब स्टूडेंट्स डीएनए के ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो इतना ज़्यादा कॉइल्ड हैं, जैसे दो धागे आपस में अगर वो कॉइल्ड हों तो जब तुम उसको खींच के सेपरेट करने की कोशिश करते हो तो वो दोबारा जुड़ जाते हैं. दे अगेन बिकम कॉइल्ड. तो इसीलिए क्या है स्टूडेंट्स, हेलिकेज के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स. जब डीएनए के हम दो स्ट्रैंड्स को अनवाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं तो वो उन सिंगल स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड कर जाते हैं ताकि ये दोनों स्ट्रैंड दोबारा आपस में कॉइल ना हो. और जब तुम दो स्ट्रैंड्स को स्टूडेंट्स आपस में दो धागों को जो कि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हैं जब उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हो तो जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स दे आर अंडर टेंशन, दे आर अंडर स्ट्रेस. तो ये जो एंजाइम होती है स्टूडेंट टोपोआइसोमरेज, ये इस स्ट्रेस को कम करती है. कैसे? उन स्ट्रैंड्स को कट करके दोबारा ज्वाइन करके. अगर हम धागे को तोड़ दें, जिन धागों को हमने सेपरेट किया है उसको हम तोड़ें और फिर उसको जो है अनकॉइल करें और फिर उसको आपस में जोड़ दें, तो यही फंक्शन किसका है स्टूडेंट? यही फंक्शन टोपोआइसोमरेज का है. वो टेंशन को रिलीव करती है. सो दीज 3 एंजाइम हेलिकेज डीएनए को अनवाइंड कर रही है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करती है, और टोपोआइसोमरेज जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है सिंगल स्ट्रैंड्स में उसको रिलीज करती है या उसको रिलीव करती है.
सो ये देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से दो स्ट्रैंड्स जो हैं डीएनए के अनवाइंड हो गए हैं और इस तरीके से एक वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉक जो है दैट इज फॉर्म्ड। और स्टूडेंट दिखाया गया है दिस इज़ दी हेलिकेज एंजाइम एंड दीज आर दी एसएसबी प्रोटीन्स जो कि डीएनए की अनवाइंडिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अभी बताया टोपो आइसोमरेजेस ये जो है टेंशन को रिलीव करेंगे ऑन दी सिंगल स्ट्रैंड्स। सो दिस वाज द सेकेंड स्टेप विच इज़ द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। Now student, the third step is formation of RNA primer. अब देखो रेप्लिकेशन तो डीएनए की हो रही है, why we required this RNA primer? We required this RNA primer because जो polymerization का काम है स्टूडेंट्स that will be done by DNA polymerase। अभी बताया तुम्हें थोड़ी देर पहले कि जो डीएनए की नई चेन है उसको फॉर्म किसने करना है, डीएनए रेप्लिकेशन किसने करना है, डीएनए पॉलीमरेज ने करना है। बट एक खास बात है इस डीएनए पॉलीमरेज की कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकती, स्टार्ट नहीं कर सकती, ये उसको कंटिन्यू करेगी। कोई भी जैसे कोई काम है उसकी शुरुआत किसी ने करनी है तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो शुरुआत नहीं कर सकता बट वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। सो इसीलिए आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं। ये आरएनए प्राइमर छोटी छोटी चेन्स होती हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेंगी। और ये जो छोटी छोटी चेन्स हैं स्टूडेंट्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एंजाइम primase. So this was the third step, that is the formation of RNA primer। और क्यों RNA primer required है स्टूडेंट, अभी बताया कि DNA polymerase जो है वो DNA replication को initiate नहीं कर सकता, वो उसे continue कर सकता है। इसीलिए short chains of RNA primers are formed to initiate the process of DNA replication। So we can see in this diagram students that दिस चेन, ये भी छोटी सी जो है आरएनए प्राइमर जो है वो शो की गई है। ये देखो स्टूडेंट्स शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स दे आर शोन। अब स्टूडेंट ये जो आरएनए प्राइमर है ये डीएनए की पॉलीमराइजेशन जो करवाएगा दैट विल बी इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में ही डीएनए की पॉलीमराइजेशन जो है वो होगी। सो आरएनए प्राइमर्स जो हैं दे विल बी प्रेजेंट एट दी 5 प्राइम एंड और वो आगे अब डीएनए की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप है बेस पेयरिंग। अब देखो डीएनए का स्ट्रैंड देखो स्टूडेंट दिखाया गया है वो अनवाइंड हो गया है, सेपरेट हो गया है। अब सपोज दिस इज टी, तो टी के अपोजिट स्टूडेंट क्या आएगा अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल, बेस पेयरिंग होने लगी है अब ए आएगा। अगर जी है तो जी के ऑपोजिट सी आएगा। अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि ये जो रॉ मटेरियल हैं सबस्ट्रेट्स हैं दे आर इन देयर ट्राईफॉस्फेट्स फॉर्म, बट जब जैसे ये बेस पेयर करेंगे दे विल कम अपोजिट टू देयर बेस पेयर्स, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर मोनोफॉस्फेट फॉर्म। ये दोबारा बैक किस में कन्वर्ट हो गए, अपनी मोनोफॉस्फेट्स फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेंगे स्टूडेंट। और ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप हैं दे आर हैविंग ह्यूज एनर्जी। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा स्टूडेंट तो उससे एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी की हेल्प से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द टेम्पलेट। सो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, दिस इज द बेस पेयरिंग। अब बेस पेयरिंग होगी जब डीएनए का स्ट्रैंड अनवाइंड हो गया है तो बेस पेयरिंग होगी। बेस पेयरिंग के टाइम ये जो ट्राईफॉस्फेट्स फॉर्म है ये दोबारा अपनी मोनोफॉस्फेट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी और इससे एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी की हेल्प से ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे विद दी टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स बेस पेयरिंग हो रही है और हम देखेंगे कि इस तरीके से अ लॉन्ग
daughter DNA chain that will be formed. So अब स्टूडेंट्स ये जो इलोंगेशन प्रोसेस जो होगा, डीएनए की चेन जो है वो इस तरीके से बेस पेयरिंग होती रहेगी और अ लॉन्ग डीएनए चेन दैट विल बी फॉर्म्ड. एंड वी कैन सी इन दिस डायग्राम दैट डीएनए की रेप्लिकेशन स्टूडेंट्स जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी हमेशा. और हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड ये जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है. तो एक स्ट्रैंड तो स्टूडेंट्स सिंथेसाइज्ड होता है कंटिन्यूसली, बिकॉज उसका ये एंड जो है दैट इज फ्री. सो वन स्ट्रैंड दैट इज फॉर्म्ड कंटिन्यूसली, दिस इज नोन एज द लीडिंग स्ट्रैंड. जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली फॉर्म्ड नहीं होगा, दैट विल बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स, जिसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं ये सेपरेट आरएनए प्राइमर से फॉर्म्ड हो रही हैं. तो लीडिंग स्ट्रैंड में ओनली 1 आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड, और वो आरएनए प्राइमर एक लॉन्ग चेन डीएनए की फॉर्म्ड कर रहा है कंटिन्यूसली. जबकि दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर मेनी आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज ये स्ट्रैंड जो है ये अनवाइंड नहीं हुआ है अभी तक. ये जो दिस स्ट्रैंड दिस इज नॉट अनवाइंडेड कंप्लीटली. ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यूसली जो है वो अनवाइंड हो रहा है, और इसका जो है यहाँ पे 5 प्राइम एंड फ्री है. अब इधर जो है 5 प्राइम एंड फ्री नहीं है, तो यहाँ पे सेपरेट आरएनए प्राइमर्स दे आर रिक्वायर्ड. और ये सेपरेट आरएनए प्राइमर्स अलग अलग डीएनए की फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड कर रहे हैं. एंड दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स दे आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. तो जो दूसरा स्ट्रैंड है स्टूडेंट डीएनए का वो फॉर्म्ड होगा बाय द जॉइनिंग ऑफ दिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. अब एक और एंजाइम आएगी स्टूडेंट, लाइगेज एंजाइम, जो कि ये छोटी छोटी डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स हैं जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, इनको जोड़ेगी विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू. दिस ग्लू इज नोन एज लाइगेज एंजाइम. सो वी कैन सी दैट वन स्ट्रैंड विल बी synthesized continuously. This is known as the leading strand, and one strand is synthesized discontinuously by the joining of short DNA fragments which are known as Okazaki fragments, and this strand is known as what? Lagging strand. तो ये जो process होता है student DNA replication का, this is known as semi discontinuous, because one strand is formed continuously whereas one strand is formed discontinuously. So this process of DNA replication is known as semi discontinuous DNA replication. So the leading strand is that which is formed continuously. Lagging strand is formed discontinuously by the joining of short DNA fragments which are known as Okazaki fragments. And these Okazaki fragments, they are formed from separate RNA primers. And the DNA ligase, this will help in the joining of various Okazaki fragments to form a long chain of the DNA molecule. So see in this diagram that one chain that is formed continuously in 5 prime to 3 prime direction, whereas the other strand that is formed discontinuously in the form of short fragments, this is known as leading strand, and this is known as what? Lagging strand. सो ये स्टूडेंट कंप्लीट समरी जो है वो शो की गई है कि वन स्ट्रैंड यू कैन सी हेयर दिस लाइट ब्लू कलर, दिस इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज़ फॉर्म्ड कंटिन्यूसली. जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो लैग कर गया है, वो पीछे रह गया है, उसकी रेप्लिकेशन थोड़ी सी लेट हो गई है बिकॉज वो कंटिन्यूसली फॉर्म नहीं हुआ है, वो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स को जॉइन करके बना है. देयरफॉर दिस इज़ नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज़ फॉर्म्ड डिसकंटिन्यूसली. लास्ट स्टेप है स्टूडेंट प्रूफ रीडिंग प्रोसेस का. अब प्रूफ रीडिंग क्या होती है स्टूडेंट? कई बारी रेप्लिकेशन के टाइम हो सकता है कि जब न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर कर रहे हैं
तो उस टाइम हो सकता है कि कोई गलत बेस पेयर आके जुड़ जाए। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन करवा रही है, उसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो जाके देखती है कि कहीं पे कोई गलत बेस पेयर तो नहीं हो गया है। अगर कहीं पे कोई गलत बेस पेयर हुआ है तो वो उस रॉन्ग बेस पेयर को रिमूव करेगी और वहाँ पे करेक्ट बेस पेयर इनकॉर्पोरेट करेगी। बिकॉज इस पॉलीमरेज एंजाइम की एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, वो वहाँ से कट करके नया बेस पेयर इंट्रोड्यूस कर सकती है। जैसे स्टूडेंट इस डायग्राम में देखो, जी जो है, जी के ऑपोजिट आना था सी, बिकॉज जी ऑलवेज पेयर विथ सी, बट यहाँ पे स्टूडेंट गलत बेस पेयर आ गया, टी आ गया है, थाइमीन आ गया है। अब ये पॉलीमरेज ने देखो डिटेक्ट किया, इसने पता लगाया कि गलत बेस पेयरिंग हुई है। नाउ इट विल रिमूव द टी और यहाँ पे करेक्ट बेस पेयर जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगी। सो दिस इज द प्रूफ रीडिंग और रिपेयर मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन।